गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई कंडक्टर प्लेस कर चुके हैं बेटा, अब हम कोयल को प्लेस करने वाले हैं किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो भाई चलो पुट करते हैं। भाई ये हमारी कोई कोयल है बेटा जिसको हमने किसके अंदर पुट कर दिया है? भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा पुट कर दिया। इस कोयल के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि भाई आई अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है बेटा? फ्लो। तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी करंट की, और यहाँ पे ये। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं भाई। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ले ली है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी भाई, इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। सिमिलरली भाई इस पॉइंट पे भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और भाई इस प्लेन में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बेटा आप मे भी समझ चुके होंगे कि यहाँ पे भाई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लिया है। देखो भाई मैग्नेटिक तो फील्ड है बेटा इस प्लेन पे, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इस प्लेन पे लेफ्ट टू राइट, जबकि जो हमारी कोयल है वो बेटा कुछ ऐसे है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो वो बिल्कुल 90 नहीं है। ये अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो बेटा ये हमने कोयल ली है। 90 नहीं ली है क्योंकि बेटा फिर जब हम लास्ट डेरिवेशन को सोल्व कर चुके होंगे तब हम एक स्पेशल केस की हेल्प से थीटा को 90 या 0 पुट कर सकते हैं। तो अभी हम भाई किसी रैंडम एंगल पे निकालेंगे जो ना आपका 0 है और ना आपका 90 डिग्री है। तो चलो भाई सोल्व करते हैं बेटा। तो भाई ये तो हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा और करंट की डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं बेटा फोर्स की डायरेक्शन की। फोर्स की डायरेक्शन आप किस रूल से देते हो बेटा? लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल में बेटा ये क्या होता है आपका? वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये देखो भाई अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डाउनवर्ड, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो हमारी फोर्स कैसी बेटा? आउट ऑफ द प्लेन है भाई। अब बेटा ये 2D फिगर 2D सरफेस है तो इस पर 3D डायग्राम ड्रा नहीं किया जा सकता। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये फोर्स कैसी बेटा? आउट ऑफ द प्लेन है, आपकी साइड है ये। सिमिलरली भाई इस पे जब लगाओगे तो बेटा ये इन द प्लेन आएगी ये वाली फोर्स। ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा इस पे फोर्स की। तो भाई ये देखो ये तो होगी हमारी डायरेक्शन किसकी भाई? मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स की। ये हमारा क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई अगर आप यहाँ पे फोर्स ड्रा करोगे तो बेटा आपको फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली बेटा जब आप यहाँ पे ड्रा करोगे तो फोर्स आपको मिलेगी भाई अपवर्ड डायरेक्शन में। आप बेटा लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके इन सभी फोर्सेज को ड्रा कर सकते हो। भाई इन फोर्सेज के नाम दे लेते हैं बेटा। ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, और ये बेटा आपकी F4 है। तो चलो भाई हर एक का इफेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा किसके अंदर रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो भाई फोर्स क्या होती है बेटा जब कभी भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं? तो भाई हमारी फोर्स जो स्टैंडर्ड गिवन होती है वो होती है बेटा ILB। ठीक है, अगर आप क्रॉस हटा के लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? ILB साइन ऑफ थीटा। आपकी चॉइस है भैया, आप किसी भी तरह लिख सकते हो इनको। चलो बेटा इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और 1 बाय 1 इनको सोल्व करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी फोर्थ एंड सेकंड फोर्स से। क्यों बेटा? क्योंकि हमें ये देखो फोर्थ फोर्स अपवर्ड लग रही है, F2 डाउनवर्ड लग रही है, तो एक दूसरे को क्या करने वाली बेटा? ये कैंसिल आउट करने वाली है। लेकिन फिर भी बेटा हमें मैथमेटिकली प्रूव तो करना पड़ेगा ना। तो ये लो भाई हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा? थीटा। तो F4 क्या होगा भाई? F4 होगा बेटा ILB साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बेटा 180 माइनस थीटा। कैसे? आप देख सकते हो भाई करंट की डायरेक्शन अप साइड क्या होगी बेटा? ये, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा अगर ये कोयल कंप्लीट होती तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता? 180 का डिफरेंस हो जाता दोनों में, बी इस डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन अब आपका बी थोड़ा सा इधर है, यानी 180 माइनस थीटा आई। तो बेटा जब साइन 180 माइनस थीटा करते हो तो आपको क्या मिलता है भाई? साइन थीटा ही मिल जाता है बेटा। तो ये क्या हो जाता है आपका? ILB साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट बेटा F2 फोर्स की अगर मैं बात करूं तो F2 फोर्स में आप इजीली देख सकते हो आपकी फोर्स क्या होगी? ILB साइन ऑफ थीटा। तो भाई इन दोनों फोर्सेस से आपको देखने से ही पता चल रहा है ये क्या हो जाएंगी बेटा? आपकी
कैंसल आउट हो जाएंगी भाई। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक की अपवर्ड साइड है तो दूसरे की डायरेक्शन बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, अब भाई फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा जो बची हुई फोर्स है, यानी आपकी फोर्स F1 एंड F3 फोर्स को और बेटा हम सोल्व करते हैं। तो F1 आपके पास क्या आएगी भाई, ILB, और बेटा साइन थीटा जगह क्या आएगा, साइन 90, क्या आएगा भाई 90 डिग्री। बेटा यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, सॉरी लेंथ, और बेटा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो बेटा साइन 90 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा ILB। नेक्स्ट भाई हमारी F3 फोर्स और निकाल लेते हैं। तो बेटा आपके पास F3 फोर्स क्या आएगी भाई, ये भी बेटा 90 डिग्री ये एंगल बनाएगी, ILB साइन 90, साइन 90 1 होता है तो ये हो गया भाई ILB। बेटा आप देखना है ये जो हमारी लेंथ है और ये बेटा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स तीनों एक दूसरे के क्या बेटा म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट केस को बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब भाई F1 एंड F3 तो हमारे पास आ चुके हैं। एक क्या था बेटा, आउट ऑफ द प्लेन आपकी तरफ था, और एक बेटा इन द प्लेन था, यानी कि यहाँ पे आर्म ऑफ कपल लगेगा भाई, सॉरी फोर्स ऑफ कपल लगेगा भाई। उस फोर्स ऑफ कपल को अगर बेटा मैं इसको नाम दे लेता हूँ AB, तो देखो भाई इसी डायग्राम को यहाँ पे बेटा मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। ये लो भाई ये हमारी आर्म थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी है, ये इसका पॉइंट A है और ये इसका पॉइंट बेटा B है, ठीक है भाई। और ये बेटा किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। यही लाइन ड्रा की भाई मैंने AB, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है बेटा, थीटा। अब देखो भाई एक फोर्स तो बेटा इस पे अप साइड लग रही है, एक डाउन साइड लग रही है, यानी आर्म ऑफ कपल लग रहे हैं। तो बेटा अप साइड तो मैं ड्रा कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको F1 यहाँ पे दिखा रहा हूँ और बेटा F2 को यहाँ पे, ठीक है ना। आपको दिखने से पता चल जाएगा कि ये भाई टॉर्क लग रहे हैं, और वो भी कितने डिग्री के एंगल पे हैं बेटा, ये इनके परपेंडिकुलर है भाई। ये लो भाई एक बेटा इन द प्लेन है, F2 नहीं है भाई, ये आपकी F3 है बेटा। ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स क्या है बेटा आपकी F3 है। तो बेटा F1 इसको इस साइड पुश कर रही है और F3 इस साइड, तो भाई ये क्या होगी बेटा आर्म ऑफ कपल। और जहाँ कहीं भी बेटा आर्म ऑफ कपल लगता है वहाँ पे क्या होता है बेटा, रोटेशन होता है, या हम बोल सकते हैं वहाँ पे टॉर्क लगती है। अब टॉर्क के लिए बेटा आपको निकालनी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हो भाई, दोनों पॉइंटों से बेटा एक दूसरे पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और जो ये हमारी आर्म आती है ये CB, ये आपकी क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा भाई। तो चलो बेटा टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या होती है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब भाई एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे मैं R परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो टॉर्क मिलता है, डॉट प्रोडक्ट होती है तो आपको बेटा वर्क डन मिलता है। ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ा था। तो भाई टॉर्क के अंदर बेटा कैसी प्रोडक्ट यूज करोगे, क्रॉस। तो भाई फोर्स की तो वैल्यू हमें पता है, क्या है बेटा ILB, ये रही भाई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। अब इससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो भाई हमें इस आर्म की लेंथ की जरूरत पड़ेगी AB की। तो भाई इस AB की मैं लेंथ मान लेता हूँ B। तो भाई B अगर आप एज्यूम करते हो, और भाई ये जो आपकी डिस्टेंस है ये L है, ठीक है ना। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया बेटा, ILB यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, B cos ऑफ थीटा। इस ट्रायंगल से बेटा ABC से आप निकाल के देख सकते हो, CB आपके पास क्या आएगा भाई, B cos ऑफ थीटा आएगा भाई। अब बेटा यहाँ पे L एंड B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, L और B मल्टीप्लाई हो गए, क्या दे रहे हैं बेटा आपको, एरिया L एंड B। ये वाला L भाई और ये वाला B, मैग्नेटिक फील्ड वाले B की बात नहीं कर रहा मैं। तो आपके पास इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम बेटा, IAB cos ऑफ थीटा। तो भाई ये आपके पास बेटा रिलेशन आ गया है किसका भाई, टॉर्क का। जब कोई भी कोयल किसके अंदर पुट कर रखी हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा पुट कर रखी हो। अब भाई इसी को हम और भी
एनालाइज करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर बेटा एन टर्न हो तो आपकी टॉर्क क्या हो जाएगी भाई, NIAB cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट भाई हम नेक्स्ट कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट में। तो भाई टॉर्क को हम लिख सकते हैं MB cos ऑफ थीटा। ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बेटा, वो प्रॉब्लम सुनो सबसे पहले। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है बेटा, एम कैपिटल यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है हमेशा। किस में होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में ही आएगा भाई ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो चलो हमें किसी ना किसी तरह बेटा इसको थीटा को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। या हम बोल सकते हैं कि हम और जनरलाइज रिजल्ट अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, जो हमारी ये कोयल है बेटा इसका नॉर्मल ड्रा कर लो। क्या ड्रा कर लो, नॉर्मल। और एज्यूम करो कि भाई नॉर्मल के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बेटा जो आपका एंगल है वो है अल्फा। अब आप देख सकते हो कोयल का नॉर्मल बेटा प्लेन का हमेशा नॉर्मल होता है। जैसे कि अगर मैं ये पेन रख दूं तो ये पेन इस सरफेस का क्या है भाई, नॉर्मल है। यानी ये हमेशा इसके साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो भाई यहाँ से हम डायग्राम से देख सकते हैं बेटा थीटा प्लस अल्फा आपका कितना है बेटा, 90 डिग्री। अगर यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो थीटा क्या आएगा भाई, 90 माइनस अल्फा आएगा। इसकी जगह बेटा थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो भाई थीटा की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टॉर्क आएगी NIAB कोस थीटा, यानी कोस 90 माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा बेटा, कोस 90 माइनस अल्फा। अब कोस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है बेटा, साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा NIAB साइन ऑफ अल्फा। कर दिया ना बेटा हमने, किस में कन्वर्ट है, साइन वाले एंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई यहाँ से अगर आप बेटा टॉर्क को मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बेटा आपके पास रिलेशन आ जाएगा ये कि M क्रॉस B। ठीक है बेटा। अब ये जो रिलेशन है भाई इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बेटा। इसके अंदर हमने एक अननोन टर्म पढ़ी है वो है M। ये भाई हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे बेटा। ये M होता है भाई NIA और इसको प्रूव भी करेंगे। अभी के लिए याद रख लो ये क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कोयल प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा भाई इसी पे बेस्ड है गैल्वेनोमीटर, या हम इसको अगर कंप्लीट नाम लिखें तो ये होता है बेटा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। नाम से पता चल रहा है बेटा इसमें एक कोयल क्या करने वाली है, मूव करने वाली है। तो चलो भाई ड्रा करते हैं बेटा हमारा डायग्राम। देखो भाई ये एक टर्मिनल है बेटा और एक टर्मिनल यहाँ पे, टर्मिनल समझते हो भाई जिनसे वायर कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे बेटा हमने रख दिए दो मैग्नेट्स, फर्स्ट मैग्नेट एंड सेकंड वन। भाई किस लिए बेटा, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, N एंड S। अब भाई इसके अलावा बेटा हमने इसको एक कंटेनर के अंदर इनक्लोज कर दिया है। ये लो भाई, ये क्या बना दिया बेटा, एक कंटेनर बना दिया है जिसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया है भाई, इनक्लोज कर दिया है भाई। एक सेकंड बेटा, हमारे टर्मिनल्स को तो बाहर ही निकाल लेते हैं, वायर नहीं कनेक्ट करनी क्या। तो चलो ये लो बेटा। अब भाई इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, यहाँ से एक वायर कनेक्ट की, इस वायर को टॉप पे लेके गए और यहाँ पे टॉप पे बेटा एक स्क्रू ऐड था जिसकी हेल्प से यहाँ पे ये वायर को हमने पास किया है। अब पास करते वक्त बेटा मिडल में था इस पे एक मिरर, क्या लगाया भाई, ये मिरर है बेटा एक। अब मिरर के बाद हम इस वायर को नीचे लेके आए और इसकी एक कोयल बना दी भाई।
और भाई कोयल के बाद बेटा हमने इस कोयल को एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, और भाई इस स्प्रिंग के बाद इस वायर को हमने सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो मे भी बेटा आप लोगों को डायग्राम ये क्लियर हो चुका होगा। N एंड S है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं। एक कोयल है बेटा जिसके अंदर क्या आने वाला है, करंट आने वाला है। अब जैसे ही इस कोयल के अंदर बेटा करंट आएगा, इन टर्मिनल्स को आप कनेक्ट करोगे, इसके अंदर क्या आएगा, करंट। अब भाई करंट आते ही ये इस कोयल पे क्या लगेगी बेटा, टॉर्क, और वो टॉर्क क्या करेगी बेटा, इसको रोटेट, और भाई ये मिरर भी आपका क्या होगा, इस कोयल के साथ रोटेट होगा। और भाई हम इस मिरर को देख के बता पाएंगे कि भाई कितने हमारे जो करंट है उसने कितनी टॉर्क अप्लाई की है। ठीक है भाई, हमारे करंट की वजह से कितनी टॉर्क यहाँ पे अप्लाई हुई है। इन शॉर्ट बेटा हम इसकी हेल्प से करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी बेटा, अगर आप इसको 3D में ड्रा करना चाहोगे तो बेटा अगर ये आपकी कोयल है तो बेटा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके चारों तरफ है सर्कुलर फॉर्म में। ऐसे फील्ड को बेटा हम रेडियल फील्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेडियल फील्ड। तो आपके N एंड S मैग्नेट्स बेटा कुछ इस तरीके से हैं कंप्लीट। तो बेटा आपने कोयल का जो एक कोयल पे करंट पास होता है तो उसके अंदर जो टॉर्क लगती है वो पड़ी थी, वो क्या होती है बेटा, NIAB साइन ऑफ अल्फा एंगल। और यहाँ पे बेटा अल्फा एंगल की वैल्यू होगी हमेशा 90 डिग्री, साइन 90, और साइन 90 आपका कितना होता है बेटा, 1। क्यों होगी भाई 1, तो देखो बेटा अगर आप टॉप साइड से देखोगे तो कोयल तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, और जो आपके मैग्नेट है N एंड S वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो भाई आप जहाँ कहीं भी बेटा इस पे अगर मैं इसको एक कंप्लीट सर्कल ही बना लेता हूँ, ये लो, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपका हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगा। तो ये लो भाई, तो बेटा नॉर्थ टू साउथ हमेशा इस कोयल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। या हम बेटा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, रेडियल है। इस कोयल पे बेटा वो हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ताकि हमें बेटा मैक्सिमम टॉर्क मिल पाए। अब भाई जितनी ये टॉर्क इस पे अप्लाई हुई है वो इस स्प्रिंग को क्या करेगी बेटा, काउंटरैक्ट करेगी, यानी इसके अपोज करेगी। भाई ये स्प्रिंग चाहता है बेटा ये इसी पोजीशन में रहे, लेकिन आपकी टॉर्क क्या चाहती है बेटा, इसको रोटेट करना। तो भाई आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, टॉर्क क्या होती है स्प्रिंग के केस में, के थीटा। के को हम बेटा स्मॉल के से डिनोट करते हैं स्प्रिंग के केस में, के थीटा। अब भाई ये तो है वो टॉर्क जो स्प्रिंग के अंदर आ रही है, और ये है वो टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। अब भाई आपने इसके अंदर करंट पास किया बेटा, और ये कोयल थोड़ी सी रोटेट होकर ऐसे रुक गई। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, कि जो आपकी टॉर्क लग रही है और जो स्प्रिंग टॉर्क लगा रहा है, दोनों क्या हो गई हैं, एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे के साथ बेटा इक्वेट कर दो, एक दूसरे के साथ इक्वल पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा भाई, NIAB इज इक्वल टू बेटा के थीटा, इज इक्वल टू के थीटा। के यहाँ क्या होता है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा के। तो यहाँ से आप बेटा चाहो तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपकी करंट की वैल्यू क्या आएगी भाई, के डिवाइडेड बाई NBA इंटू थीटा, और इसी को हम बेटा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू G ऑफ थीटा। यहाँ पे जो आपका G होता है बेटा उसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो भाई इसी के साथ आपका मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक भी बेटा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मेन अंडरस्टैंडिंग की चीज़ ये क्या है कि भाई आप करंट को कैसे निकालोगे बेटा, थीटा की फॉर्म में। भाई कितना रोटेशन हुआ है, जितना रोटेशन हुआ है उसी से आपको क्या पता चल जाएगा बेटा, करंट पता चल जाएगा। अब भाई ये आपके रियल एक्सपेरिमेंट भी बेटा आपके सिलेबस में हमारे पास ना गैल्वेनोमीटर होता है रियल के अंदर, आपने देखे भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली बेटा मीटर्स ऐसे। तो भाई उनके अंदर जो रीडिंग्स होती है ना बेटा, ऊपर जो लिखी होती हैं वो और कुछ नहीं होती, वो इस थीटा का एनालॉग फॉर्म होती है या कन्वर्टेड रूप फॉर्म होती है बेटा, जो हमें क्या देती है, ये थीटा एंगल देती है, लेकिन वो डायरेक्ट कैलकुलेटेड फॉर्म में देती है। तो भाई अब हम इसी गैल्वेनोमीटर को बेटा कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ वोल्टमीटर और एमीटर की फॉर्म में, अलग अलग रेंजेस में, जब आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा। इसके अलावा बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जैसे हमने ड्रा किया है वैसे ही बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है।
और भाई इसका प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, इसका प्रिंसिपल होगा कि कोई भी जब कोयल, करंट कैरिंग कोयल, कैसी कोयल, करंट कैरिंग कोयल किसके अंदर रखी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है बेटा, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। सो वेन एवर वी पुट एन करंट कैरिंग कोयल इनसाइड एन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस एंड नेट टॉर्क ऑन इट। नेक्स्ट आता है बेटा सेंसिटिविटी और निकाल लेते हैं भाई, हमारे जो गैल्वेनोमीटर का आया था रिलेशन, एक बार बेटा उस रिलेशन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिख भी दे देते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ एन गैल्वेनोमीटर। आपकी जो टॉर्क आई थी वो क्या थी बेटा, NIAB साइन ऑफ थीटा जो कि आपका 90 डिग्री था, किसके इक्वल हो गया था बेटा, ये के थीटा के इक्वल हो गया था। तो अगर बेटा आप यहाँ से थीटा निकालना चाहोगे तो थीटा आपको क्या मिलेगा भाई, NIAB डिवाइडेड बाई के। तो भाई आप इसकी सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो बेटा, इस थीटा की हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई फर्स्ट तो है n, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो भाई, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो बेटा, इंक्रीज कर दो। करंट का तो हमें मेजर करना है भाई, करंट के साथ कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि भैया तो जितना है सर्किट के अंदर उतने को हमें क्या करना है बेटा, मेजर करना है। नेक्स्ट एरिया बड़ा कर दो, यानी आपकी जो कोयल के साइज है उनको क्या कर दो बेटा, बड़े कर दो। नेक्स्ट बेटा जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स थे गैल्वेनोमीटर के अंदर उनको क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग ले लो भाई, जिससे आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और बेटा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कहने मतलब बेटा आपका स्प्रिंग सॉफ्ट होना चाहिए जिससे वो इजीली क्या हो पाए बेटा, ट्विस्ट हो पाए। बेटा जितना स्प्रिंग कांस्टेंट आपका कम होता है उतना ही आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है बेटा, सेंसिटिव हो जाता है भाई। हल्का सा करंट आते हुए बेटा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रोटेट होगा। तो ये कुछ फैक्टर थे बेटा जिन पे आपकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है भाई। नेक्स्ट बेटा हम बात करने वाले हैं भाई हमारे इस गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर के अंदर, कैसे हम बेटा एमीटर के अंदर कन्वर्ट करें। यहाँ पे लिख भी सकते हो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन, ठीक है बेटा, G to A कन्वर्जन। तो बेटा फर्स्ट तो हम अपना गैल्वेनोमीटर ही ड्रा कर लेते हैं। अब भाई आप लोगों को डिटेल डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है, अब आप सिंपली एक O वाला सिंबल बनाओ और उसके अंदर क्या लिख दो बेटा, G लिख दो। ये आपका क्या हो गया भाई, गैल्वेनोमीटर हो गया बेटा। इसके अंदर यहाँ से भाई I करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब बेटा हमें ये पर्टिकुलर करंट मेजर करने की डिवाइस बनानी है और वो भी एक बेटा स्पेसिफिक रेंज की, कि भैया इतने से इतनी वैल्यू का करंट हमारा क्या कर पाए, मेजर कर पाए। अब भैया आपने प्रीवियस डायग्राम देखा था बेटा गैल्वेनोमीटर का, उसके अंदर बेटा कोई भी चेंजमेंट करना क्या था भाई, बहुत ज़्यादा टफ था। यानी आपको वो डिवाइस कंप्लीटली बेटा ओपन करनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर बेटा अगर आपको टर्न, नंबर ऑफ टर्न भी इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं तो आपको भाई कंप्लीट कोयल रिप्लेस करनी पड़ेगी बेटा। तो वो क्या था, एक टफ काम था। लेकिन भाई हम गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस अटैच करके ही उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, एमीटर के अंदर या वोल्टमीटर के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या था, गैल्वेनोमीटर, इसके साथ बेटा अटैच कर दो एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है बेटा बहुत ज़्यादा कम, और ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं बेटा शंट, एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एस से। अगर भाई हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट गया था IG, तो अब साइड करंट क्या बचेगा बेटा, I माइनस IG। ये आपके सेकंड चैप्टर में था। तो भी चलो इसी चीज़ को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे शंट के अंदर करंट कितना जा रहा होगा, या हमारे शंट की क्या वैल्यू लें कि हमारा गैल्वेनोमीटर एक स्पेसिफिक रेंज में किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, एमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो पहले तो बेटा हम अपने शंट की वैल्यू निकालते हैं। तो शंट की वैल्यू निकालने के लिए भाई इस पॉइंट को A एज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को B। तो बेटा किरचॉफ्स रूल लगा लेते हैं, VA माइनस VB यानी वोल्टेज का चेंज किसके इक्वल आएगा बेटा, आपका IG इंटू G। IG क्या है बेटा आपका,
करंट है जो गैलोमीटर के अंदर जा रहा है, और जी क्या है भाई, इस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है। यही बेटा आपका किसके इक्वल होगा, I माइनस आई जी इंटू एस। कोई भी एक लूप ले लो, एक लूप तो बेटा हमने डायरेक्ट यही ले लिया है, और दूसरा जो हमने लूप लिया है बेटा वो ये वाला लिया है। फर्स्ट वाले लूप से, जो हमारा फर्स्ट वाला लूप था उससे तो बेटा ये वाली इक्वेशन आएगी, और जो बेटा हमारा सेकंड वाला लूप था उससे I माइनस आई जी। ये क्या है, ओम्स लॉ है भाई, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, V इज इक्वल टू आई आर है, तो ये तो V रहा भाई जो हमारे सोर्स हैं। और इधर मैंने क्या लिखा बेटा, करंट की फॉर्म में लिख दिया, करंट इंटू रेजिस्टेंस है क्या बेटा, ये वोल्टेज ही है। यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है बेटा वो KVL रूल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ही है। ओके, तो भाई यहाँ से S निकालो बेटा, S निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, IG डिवाइडेड बाई I माइनस आई जी होल इंटू जी। तो भाई ये हमारे शंट की वो नेसेसरी वैल्यू है जो हमें चाहिए होगी इस I अमाउंट या I रेंज के करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब बेटा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें तो हम इस कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा भाई, तो देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई सर्किट में, आपको दिख रहा है बेटा, एक तो गैलोमीटर है और एक शंट है, और दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो बेटा हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल का हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 1/G, गैलोमीटर ऐड कर दिया बेटा 1/S, दोनों को ऐड कर दो, और यहाँ से बेटा RP को आप साइड लेके जाओगे, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा GS डिवाइडेड बाई G प्लस S। ये क्या है भाई, वो इफेक्टिव करंट है बेटा, सॉरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो इस टोटल सर्किट क्या करेगा भाई, ऑफर्ड करेगा। नेक्स्ट बेटा कई बार पूछ लिया जाता है कि इस शंट से बेटा कितना करंट पास हो रहा है, तो उसके लिए देखो भाई, इस केस में बेटा आपको एक गैलोमीटर दे दिया जाएगा, ये लो, और इस गैलोमीटर से बेटा आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक शंट कनेक्टेड है, एक क्या कनेक्टेड है, शंट कनेक्ट है भाई। शंट मीन बेटा लो रेजिस्टेंस, बहुत लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, शंट बोल देते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली कैसे कनेक्ट होते हैं बेटा, पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं। तो भाई ये आपका शंट, इसके अंदर करंट बताना है, तो भाई इसके अंदर करंट आप लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई इस शंट के अंदर करंट क्या चल जा रहा है बेटा, IS, और इस IS की आपको क्या करनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर I करंट आया, यहाँ पे क्या चला गया बेटा IG, तो चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं और हमारे शंट वाले करंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आपने प्रीवियस में देखा था IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I माइनस आई जी इंटू एस। IS की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, I माइनस आई जी, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ बेटा आपको। IS की जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, I माइनस आई जी होगी, आप किसी तरीके से लिख लो, लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, लास्ट में आपको IS निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब भाई इसी को आप अगर लिखना भी चाहो, अलग तरीके से लिखना चाहोगे, तो बेटा IG इंटू जी प्लस एस इज इक्वल टू किसके लिख सकते हो भाई, IS के। ये समझ में आया बेटा, I इंटू एस क्या है भाई, IG इंटू जी प्लस एस, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा भाई, वो करंट इंटू शंट का रेजिस्टेंस बेटा। यहीं से बेटा ये रीअरेंज किए बस, IG था, यहाँ भी IG था, IG वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया और बिना IG वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया है। तो आप भाई यहाँ से IG की अगर वैल्यू निकालोगे तो IG की तो आपको वैल्यू मिल जाएगी S डिवाइडेड बाई G प्लस S, यही मिलेगी। तो बेटा ये तो वो करंट है जो किसके थ्रू पास हो रहा है, हमारे गैलोमीटर के थ्रू पास हो रहा है। नेक्स्ट बेटा अब हमारे शंट के अंदर और करंट निकाल लेते हैं। तो शंट के अंदर करंट कैसे निकलेगा भाई, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो बेटा। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है भाई आपका, कि भाई ये IG तो G था और ये किसके इक्वल आएगा बेटा, I इंटू एस, IS इंटू एस जो शंट के थ्रू पास हो रहा है। ऐसा क्यों भाई, ये दोनों इक्वेशन इक्वल कैसे हुई, पहले तो ये देख लेते हैं, बाद में इसको रेफरेंस करेंगे। पहले तो ये बताओ भाई, ये दोनों क्या हैं, वोल्टेजेस हैं। ये किसकी वोल्टेज है बेटा, गैलोमीटर की, ये किसकी वोल्टेज है भाई, शंट की, और दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है भाई, पैरेलल। और बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है हमेशा।
तो हमने भाई इसका यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब आई जी की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे। आई जी की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आई जी की जगह तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आई इंटू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। तो यहाँ से आप हमारे जो शंट के अंदर जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आएगा भाई, आई बाई एस इंटू जी प्लस एस। ये भाई अमाउंट ऑफ करंट है हमारी जो किसके थ्रू पास हो रही है बेटा, हमारे शंट के थ्रू पास हो रही है। इसी को बेटा आप एक तरीके से और भी निकाल सकते हो। देखो भाई ये डिपेंड करेगा बेटा आपके न्यूमेरिकल के ऊपर कि भाई आपको किस तरीके से इस चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। एक मेथड और देख लो भाई इसी का, वो क्या है, जो हमारी बेटा ये वाली इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आप कैसे भी लिख सकते हो, आई जी जो आपका करंट है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, आई माइनस आई एस, शंट वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्या कर दिया बेटा, शंट वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। ठीक है, इससे हमारा बेटा दूसरे वाला जो करंट था वो खत्म हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ कैसा करंट बच गया है, शंट वाला बच गया है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, आई जी इज इक्वल टू आई एस इंटू जी प्लस एस। अगर आप यहाँ से आई एस की वैल्यू निकालोगे तो आई एस की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा आई इंटू जी डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो यहाँ पे बेटा दो डेरिवेशन है आपके आई एस के, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम पे कि भाई यहाँ पे क्या निकालना है। इवन बेटा इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कैसे, आपको आई ना गिवन करके आपको आई एस और आई जी दे दिया जाए और तब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस g की वैल्यू फाइंड आउट करो या इस s की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना होगा भाई, इस i को आई एस एंड आई जी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है भाई, आई एस इज इक्वल टू आई आपका क्या है भाई, आई एस प्लस आई जी होल इंटू जी डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो भाई अपने न्यूमेरिकल के अंदर बेटा आपको पता होना चाहिए कि भाई वैल्यूज आपको क्या गिवन है और भाई केसीएल और केवीएल को बेटा कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है बेटा, इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। इस गैल्वेनोमीटर को किसके अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर। तो चलो करते हैं भाई कन्वर्ट वोल्ट मीटर बेटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, वी गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्जन, यानी जी टू वी कन्वर्जन। ये आपके भाई प्रैक्टिकल भी है बेटा, जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे भाई ये प्रैक्टिकल हम सबसे पहले करेंगे इन्हीं प्रैक्टिकल्स को। गैल्वेनोमीटर से बेटा वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, तो वो देखो भाई ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और बेटा इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। इसके साथ क्या कर देते हैं भैया कि रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं आर वैल्यू का, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा होती है। एक बार हम गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि भाई शंट की वैल्यू लो क्यों होती है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई क्यों होती है। ये पॉइंट है बेटा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। अब भाई गैल्वेनोमीटर का बेटा रेजिस्टेंस जो आइडली लेते हैं वो होता है इनफाइनाइट, और जो हमारा एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस लेते हैं मिनिमम। तो इस वजह से बेटा एमीटर के केस में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था वो क्या था, शंट था लो वैल्यू का, और जो वोल्ट मीटर के केस में कनेक्ट किया वो क्या बेटा, हाई वैल्यू का। अब देखो आगे इसके अंदर बेटा करंट क्या आएगा, आई जी, वही करंट यहाँ से निकलेगा और वही करंट बेटा हमारा इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। यानी कम्बिनेशन कैसा है, सीरीज, और सीरीज कम्बिनेशन से बेटा सेम करंट पास होता है। तो भाई यहाँ से अगर आप ये वोल्टेज निकालना चाहोगे, ये वी वोल्टेज जो इसके अंदर है वो क्या हो जाएगी भाई, ओम्स लॉ लगा दो बेटा। ओम्स लॉ में आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, जी प्लस आर, क्यों भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए भाई। तो दैट इम्प्लाइज आपका जी प्लस आर यहाँ से आ गया भाई वी बाई आई जी। इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, अगर आर निकालना हो आपको तो आर क्या आ जाएगा आपका, वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस जी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला लग जाएगा आर एस, यानी आर प्लस एस। ये आपका क्या आ गया भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया है। अगर मैं करंट की बात करूं इस आर रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी करंट थ्रू
रेजिस्टेंस आर विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, आई जी ही होगा। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमने तीनों पैरामीटर्स निकाल दिए हैं। क्या क्या भाई, कितना तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए आर की, नेक्स्ट भाई टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट में, एंड लास्ट वन बेटा इसके थ्रू कितना करंट पास होगा। अब बात कर लेते हैं भाई, आपका जो वोल्ट मीटर और एमीटर होता है बेटा, जो आपका 10th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा था कि भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई लेते हैं। कैसा लेते हैं बेटा, हाई लेते हैं, जबकि एक एमीटर का रेजिस्टेंस हम लो लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, देखो भाई वोल्ट मीटर बेटा किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं बेसिक सा, उसमें दोनों चीज़ों को ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी बैटरी है, ये आपका बेटा रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, और ये आपकी बेटा की है। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा भाई, वोल्ट मीटर बेटा हमेशा पैरेलली कनेक्ट होगा, यहीं पे डिपेंड कर दिखा देता हूँ मैं, ये आप साइड कनेक्ट कर लो बेटा, नीचे जगह रुक जाएगी। ये आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया भाई, और एमीटर बेटा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये एमीटर कनेक्ट कर दिया। अब देखो भाई इस सर्किट के अंदर करंट पास हो रहा है आई वैल्यू का। फर्स्ट हम मेजर करते हैं बेटा वोल्टेज, तो आप बताओ भाई क्या आप चाहोगे भाई, ये किसको मेजर कर रही है, वोल्टेज को एमीटर, तो क्या आप चाहोगे बेटा ये खुद कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराए, नहीं, हम नहीं चाहते बेटा कोई भी मेजरिंग डिवाइस हमारे सर्किट को अफेक्ट करे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो भाई इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर बेटा कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं V = IR होता है, I = V/R होता है, यानी अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सफिशिएंट हाई कर दो तो आपका करंट क्या हो जाएगा बेटा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दो बेटा, सफिशिएंट हाई कर दो, तो आपके करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो भाई हम इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं बेटा, जिस वजह से इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाता। अब इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी भाई, वैसे 0 आएगी। यानी कहने का पर्पज बेटा ये कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं कराएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे एमीटर की। तो एमीटर देखो बेटा, एमीटर में यहाँ से आई करंट इंटर हुआ और आई का आई बेटा इस साइड आना चाहिए, आई इधर से इंटर किया और आई का आई इस साइड निकल के आना चाहिए। तो भाई इसके अंदर करंट का कोई भी कंजप्शन या कोई भी बेटा अपोज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो भाई, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम कर दो। ओम्स लॉ से हमें पता है I = क्या होता है बेटा, V/R। अगर आप इस R की वैल्यू को सफिशिएंट लो कर देते हो तो बेटा आपका जो करंट के अंदर ड्रॉप आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0, यानी वो कोई भी ड्रॉप नहीं कराएगा। तो भाई यहाँ पे एमीटर तो क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, यानी जो हमारा करंट आ रहा है बेटा उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, आर की वेरी लो होनी चाहिए। किस वजह से, ताकि भाई इस करंट के अंदर ये कोई भी अपोज ना प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होते हैं बेटा, जो करंट के अंदर क्या प्रोड्यूस करें, अपोज। तो अगर आप एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो ले लेते हो तो वो सर्किट के अंदर कोई भी अपोज प्रोड्यूस नहीं करेगा और वो सिर्फ करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा भाई। तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर 3B भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओ और बेटा जितने भी डेरिवेशन हैं इनको बेटा बार बार खुद से निकाल के देखते रहा करो। थैंक यू बेटा।